मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान किया गया, जिसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कौन से नेता करेंगे और ये डेलीगेशन कौन कौन से देश में जाएगा। पहले डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेगा। दूसरे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे। ये डेलीगेशन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क में भारत का पक्ष रखेगा। तीसरे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई जेडीयू सांसद संजय कुमार झा करेंगे। ये डेलीगेशन इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया रिपब्लिक, जापान और सिंगापुर का दौरा करेगा। चौथे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे करेंगे। ये डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा। पांचवें प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कांग्रेस सांसद शशि थरूर करेंगे। ये डेलीगेशन अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलंबिया का दौरा करेगा। छठे प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई डीएमके सांसद कनिमोझी करेंगी। ये डेलीगेशन स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस का दौरा करेगा। सातवें प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले करेंगी। ये डेलीगेशन मिस्र, कतर, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा। इसमें 6 सांसद समेत 9 लोग शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में 7 प्रतिनिधि मंडल भेजने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर विवाद भी खड़ा होता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने इसके लिए अपने 4 नेताओं की लिस्ट भेजी थी, जिसमें से सिर्फ एक नाम आनंद शर्मा के नाम को जगह मिली। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल अलग अलग देशों में भेजने का फैसला किया, जिसके लिए कांग्रेस ने अपने 4 नेताओं के नाम भेजे थे, जिसमें गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और आनंद शर्मा का नाम शामिल था। हालांकि सरकार ने सिर्फ आनंद शर्मा को ही प्रतिनिधि मंडल में जगह दी। गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, राजा वड़िंग को बाहर रखा गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर सवाल उठाए। इशारों में उन्होंने शशि थरूर पर भी तंज कसा। उन्होंने लिखा, कांग्रेस में होने और कांग्रेस के होने में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस ने लिस्ट के नाम बदलने से इनकार किया, जबकि सरकार की ओर से प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस ने शशि थरूर, मनीष तिवारी, सांसद अमर सिंह और सलमान खुर्शीद का नाम शामिल किया गया, जिसमें से सलमान खुर्शीद पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी की मंजूरी के बिना वो सरकार का न्योता स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं आनंद शर्मा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, उनका नाम कांग्रेस की ओर से ही भेजा गया था। वहीं अगर कांग्रेस अध्यक्ष नाम वापस लेते हैं तो आनंद शर्मा इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और नासिर हुसैन का नाम भी दिया गया था, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और इस पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। Idea of sending delegation is to expose Pakistan, but this MP from Assam has never criticized Pakistan during the peak of conflict also. He will only post tweets indirectly. He has never accused Pakistan directly. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का नाम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भेजने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया। आरोप लगाया कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के हिमायती हैं, पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाना गलत होगा। इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असम के जिस कांग्रेसी सांसद ने न तो कभी पाकिस्तान का विरोध किया, न ही उसके खिलाफ कुछ बोला, बल्कि जो स्वयं पाकिस्तान जाकर आए, उसी व्यक्ति को कांग्रेस ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में नियुक्त कर दिया, जिसे कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश बता रही है। आसाम के मुख्यमंत्री से तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई सबूत हैं तो उसको गिरफ्तार कीजिए। वहीं ये AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है, जिसके बाद अब वो पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर भी आ गए हैं। वहीं ओवैसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया और खुद को पाकिस्तान का दूल्हा भाई बता दिया है। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पाकिस्तान को शूल की तरह चुभ रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में कई बार ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, उसे आईना दिखाया, हिंद की सेना का बखान किया और पाकिस्तान की काराना आतंकी वारदात की जमकर आलोचना की, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान की मीडिया उन पर निशाना साध रही और इसे लेकर एक बार फिर ओवैसी
ने पाकिस्तान पर तंज कसा है। मजाकिया लहजे में पाकिस्तान को ओवैसी ने जमकर धोया, कह दिया कि पाकिस्तानियों के दिमाग में भूसा भरा है जो उनके ज्ञान से ही साफ होगा। पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गया, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को। ओवैसी ने इस दौरान ट्रंप के दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि ट्रंप बताएं कि वो पाकिस्तान से क्या व्यापार करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सियासी विवाद भी जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अब इस बयान को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें कहा है कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया, लिहाजा दो सवाल उठते हैं। पहला, इस बात के लिए किसने अधिकृत किया? दूसरा, इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। गांधी कह रहे हैं वो ठीक वही लाइन है जो पाकिस्तान कहती है। इसके ऊपर पीआईबी ने ऑलरेडी फैक्ट चेक कर दिया है और ये कह दिया है कि राहुल गांधी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत सेना को गोला बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस खरीद को मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया को भी अपनी सैन्य शक्ति से परिचित कराया। भारत के हमलों ने पाकिस्तान को महज कुछ ही दिनों में घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान पर हिंद की सेना का प्रहार इतना जोरदार था कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वहीं उसके गिड़गिड़ाने के बाद भले ही भारत ने सीज फायर को हरी झंडी दे दी, लेकिन सरकार की ओर से आतंक के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसके तहत अब सेना को और ज्यादा ताकत मिलने जा रही है। सेना को डिफेंस इमरजेंसी खरीद की मंजूरी मिल गई है। हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। सेना को गोला और बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। बैठक में रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के बाद भारत अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, जिसके तहत सेना को ये मंजूरी दी गई है, जिसकी मदद से सेना दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कितनी जोरदार कार्रवाई की, ये बात अब खुद पाकिस्तान कबूल कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। कहा, भारत ने बिना पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाया, आतंकी हमले का बदला ले लिया और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा दिया। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला, ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का गर्व बताया और कहा कि हिंद के वीर जवानों ने पहलगाम की कायराना आतंकी वारदात का बदला ले लिया है। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्करे तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। अमित शाह ने कहा कि ये भारत की शराफत ही है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए ही पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा दिया गया, उनके एयरबेस को ध्वस्त कर डाला गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बोल रहे गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सेना को सलाम किया। कहा कि जब भी दुनिया के किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की बात होगी तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होगा। आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जयपुर में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। कह दिया कि भारत किसी भी दुश्मनी नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की कोशिश करता है तो भारत उसका माकूल जवाब देने में भी पीछे नहीं रहता। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए।
पाकिस्तान को ये सीधा संदेश देकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि किसी भी पड़ोसी की नापाक हरकत को भारत सहन नहीं करने वाला। जयपुर में रविराम महाराज की याद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मोहन भागवत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसे बड़ा संदेश दे दिया। कह दिया कि भारत मानव आधारित धर्म का पालन करता है और किसी से द्वेष नहीं रखता है। हम देश के नाते हम दुनिया के सबसे प्राचीन इसलिए बड़े भाई है, तो बड़े भाई है इसलिए रौब नहीं कसना है किसी पर। बड़े भाई है इसलिए सारे दुनिया के लोग आकर हम में से प्रत्येक का जीवन देखकर जीवन कैसे जीना ये जीवन विद्या ग्रहण करें। कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी उलझते दिखाई दिए। मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर का है। तस्वीरों में एक पुलिसकर्मी पुतला छीनकर भागता दिखा तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता उसके पीछे भागते दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं दूसरी तस्वीर में पानी के बौछार के बीच कुछ पुलिसकर्मी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पुतला छीनते दिखे, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ता पुतले को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। इसके पहले कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक लिया और उनसे पुतला लेने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। वहीं जब पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुतला जलाने नहीं दिया तो वो पुलिस और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का गलत इस्तेमाल कर रही है। संजय राउत की किताब के विमोचन के दौरान मुंबई में उन्होंने ये आरोप लगाया है। मौका था शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की किताब के विमोचन का। इस मराठी किताब को संजय राउत ने तब लिखा था जब वो जेल में बंद थे। ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। इस कार्यक्रम में एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे, जिन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार पीएमएलए यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ कर रही है, मतलब इसका दुरुपयोग कर रही है। तो ये अंतिम का संगीत है। अनेक नौसर गर्मी बिगड़ी है। ये पुस्तक लिहिली आहे त्याच्यातून जी माहिती असते ती बघितल्यानंतर कार्यक्रम में गीतकार जावेद अख्तर भी मौजूद थे, जिन्होंने इस दौरान संजय राउत को T20 प्लेयर बताया। कहा कि संजय राउत चौके छक्के मारते हैं और फिक्र नहीं करते कि वो आउट भी हो सकते हैं। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बड़ा झटका लगा है। 15 काउंसलर्स ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले सभी पार्षदों ने नई पार्टी का गठन किया है, जिसे इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का नाम दिया गया। पार्टी छोड़ने वाले पार्षदों की दलील है कि एमसीडी की सत्ता में होने के बाद भी वो विकास के काम नहीं करा पा रहे थे। नगर निगम का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण, पर उन्होंने सत्ता का केंद्रीयकरण किया, एक व्यक्ति को सत्ता सौंप के रखी जिससे कोई काम नहीं हुए। वहीं टूट के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। मेयर चुनाव के टाइम भी बताया था कि कैसे भाजपा खरीद फरोख्त का प्रयास कर रही है, कैसे 5-5 करोड़ रुपए उन्होंने ऑफर किए थे हमारे पार्षदों को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए, और ये भी खरीद फरोख्त का एक फॉर्म ही है। जबकि बीजेपी की दलील है कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से परेशान होकर उनके पार्षद नई राह चुनने को मजबूर हुए। उनके पार्षद तंग हैं, दिख रहा है, उनके पार्षद को दिशा नहीं मिल रही। वहीं दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में देर रात अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एनडीएमसी का बुलडोजर एक्शन हुआ। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि कोर्ट से उन्हें आदेश मिला था, लेकिन बावजूद इसके एनडीएमसी ने टेम्परेरी दुकानों और दुकानों के आगे बड़े शेड को तोड़ दिया। दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट में रात करीब 12 बजे
एनटीएमसी का बुलडोजर एक्शन। ये एक्शन हुआ है एनक्रोचमेंट के खिलाफ और वो दुकानें जो सरोजनी नगर मार्केट में बनी हुई हैं, लेकिन उनके आगे जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा निकाल रखा है, लोगों ने बड़ा बना रखा है जो कि सड़क तक आता है। यही वजह है कि कल रात 12 बजे बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। जो तस्वीरें आई हैं उस हिसाब से भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद था, बुलडोजर्स यहाँ पर थी, अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और ये बुलडोजर एक्शन हुआ। उसके बाद यहाँ जो दुकानदार थे वो इकट्ठा हो गए। लाइन से जितनी भी दुकानें हैं उनके जो आगे बड़ा शेड लगा हुआ था, उन सभी शेड्स को यहाँ पर बुलडोज़र के ज़रिए हटा दिया गया। और आप देखिए पूरी मार्केट का कुछ यही सूरत हाल है। जिस तरफ नज़र जा रही है उस तरफ जो एनक्रोचमेंट इसे कहा जाएगा, क्योंकि ये बाहर जो शेड है जितना लोगों ने बना रखा था ये अलाउ नहीं है। दिल्ली एनसीआर में चली आंधी ने मेरठ दिल्ली रैपिड रेल लाइन पर मौजूद अशोकनगर स्टेशन के टिन शेड को ध्वस्त कर दिया। दिखाते हैं आप। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि रैपिड रेल स्टेशन की छत ताश के पत्तों की तरह उड़कर दूर जा गिरी। बिजली के खंभे टूट गए, टीन शेड के कई टुकड़े पास में मौजूद गाड़ियों पर गिरे तो कई हिस्से नीचे की ओर लटके दिखे, जिन्हें आंधी गुजरने के बाद काट कर हटा दिया गया। पूरा का पूरा जो टीन शेड है वो उखड़ चुका है तेज हवाओं की वजह से, और वो जो है या कुछ टीन शेड जो है वो अभी भी हवा में लटक रहे हैं। दोपहर के वक्त आई आंधी से दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली के पोल और पेड़ धराशायी हो गए। लाल किले के सामने नेताजी सुभाष मार्ग पर एक नीम का पेड़ टूटकर सड़क पर आ गिरा, जिसके नीचे एक ई-रिक्शा दब गया। वहीं कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। अचानक से नोएडा एनसीआर का मौसम बदल गया। लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज आंधी और तूफान ने ऐसी तबाही मचाई कि शहर की रफ्तार ही थम गई। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि नोएडा के डीएम चौक पर रेड लाइट का खंभा टूटकर गिर गया, जिसके नीचे एक कार दब गई। हालांकि ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कार की हालत बिगड़ गई। वहीं नोएडा के सेक्टर 20 में बिजली का खंभा गिरने से बत्ती गुल हो गई। सेक्टर 18 में कई जगह बड़े बड़े पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अजनारा होम सोसाइटी में बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से प्लास्टर टूटकर नीचे खड़ी एक कार पर गिर गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई। इसके पहले ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 151 में बनी जेपी अमन सोसाइटी की एक तस्वीर सामने आई, जहां बीती रात आई आंधी से ऊपरी मंजिल के कई फ्लैटों की दीवार और बालकनी की खिड़कियां टूट गईं। लोगों ने बताया कि आंधी के वक्त फ्लैट बुरी तरह से हिल रहे थे। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही आंधी तूफान देखने को मिलेंगे। वहीं दिल्ली की नबी करीम इलाके में देर शाम एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घनी आबादी के बीच जमीन खोदकर इमारत के बेसमेंट का निर्माण हो रहा था, जिसमें दीवारें अचानक भरभरा कर गिर गईं। वहीं मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। हादसे के पीछे दोपहर के वक्त हुई बारिश को बड़ी वजह माना जा रहा है। दिल्ली के नबी करीम थाना इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। हम आपको सीधे स्पॉट की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर देखिए मौके पर जो दिल्ली पुलिस के जवान, अधिकारी और इसके अलावा जो दिल्ली फायर सर्विसेज के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डीएम साहब इसकी जांच करा रहे हैं कि क्या वजह रही है, क्योंकि आज बारिश भी हुई थी, बरसात भी हुई थी, तो 2 लोगों की जान गई है। बहुत दुखद घटना है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है, जबकि हादसे में घायल एक युवक का इलाज जारी है। वहीं चेन्नई में अचानक सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे एक चलती कार उसमें समा गई। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि हादसे में ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। सड़क के बीचों बीच बड़ा गड्ढा और उसमें धंसी कार।
तस्वीरें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की, जहां अचानक सड़क के धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढा इतना बड़ा था कि उसमें पूरी की पूरी कार ही समा गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह बीचों बीच सड़क धंस गई। ऐसा लग रहा है मानो पूरी रोड ही जमीन में समा गई हो। सड़क धंसने की खबर जैसे ही पुलिस को मिली, वो मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले बैरिकेड्स लगाकर पूरे रास्ते को बंद कर दिया ताकि कोई उस गड्ढे की चपेट में न आ जाए। इसके बाद पुलिस ने क्रेन बुलाई, जिसकी मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस दौरान वहां भीषण जाम लग गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कार ड्राइवर को कोई चोट नहीं आई। इस घटना से चेन्नई की सड़कों की बदहाली की पोल एक बार फिर खुल गई है। फिलहाल गड्ढे को भरने का काम किया जा रहा है। सड़क धंसने की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला और बैडमिंटन कोर्ट में भी हाथ आजमाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वैसे तो शिवपुरी के माधवराव सिंधिया स्टेडियम का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहां पर वो भी बच्चों के साथ बच्चे बने नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे तो बैटिंग करनी शुरू की। कई गेंदों पर उन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए। अपनी क्रिकेटिंग स्किल्स स्टेडियम में मौजूद बच्चों को दिखाई। हालांकि एक बच्चे की सधी हुई गेंदबाजी का सामना करते हुए वो क्लीन बोल्ड हो गए। एक बार फिर देखिए कि कैसे इस बच्चे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बैडमिंटन कोर्ट का रुख किया। यहाँ पर भी उन्होंने जमकर हाथ आजमाए। एक बच्ची के साथ बैडमिंटन खेला, अपनी बैडमिंटन स्किल्स भी लोगों को दिखाई। हालांकि यहाँ भी वो बच्ची से मैच हार गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज स्टेडियम में मौजूद बच्चों के दिल को छू गया, जो उन्हें बीच पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेल के प्रति गहरा लगाव है। ऐसे में उन्होंने मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं यूपी के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दरभंगा से जा रही जालंधर एक्सप्रेस में अचानक ब्रेक बाइंडिंग के बाद धुआं उठने लगा। ट्रेन से धुआं उठते देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री ट्रेन से कूदकर भागने लगे। गनीमत रही कि भगदड़ के दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। ऐसे में ट्रेन की सुरक्षा में मौजूद जीआरपी और रेल पुलिस के जवान भी असहाय नजर आए। सर, पब्लिक को दूर समझा पाएंगे? आप बता रहे हैं ऐसी बात करें, इसके सर पब्लिक परेशान हो रही है सर। ठीक है सर, ठीक है, बस ठीक। बताया जा रहा है कि घटना अचानक चेन पुलिंग की वजह से हुई, जिससे ट्रेन के पहियों से चिंगारी निकलने लगी और ब्रेक जैम हो गए। वहीं ट्रेन करीब 45 मिनट तक खड़ी रही, जिसके बाद सारी चेकिंग होने पर गाड़ी को फिर से रवाना किया गया। वहीं महाराष्ट्र के अकोला से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बियर ले जा रही एक पिकअप वैन सड़क हादसे का शिकार हो गई। हैरानी की बात यह है कि लोगों ने राहत और बचाव की जगह बियर चुराने में ही भलाई समझी। कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, तो कोई सामने ही दौड़ा चला आ रहा है। किसी से तो इंतजार ही नहीं हुआ और वो वहीं शुरू हो गया। बात आखिर नशे की है, बात फ्री की बियर की है। सो जिसको जैसा मिला उसने वैसे बियर झटक ली या फिर गटक ली। असल में अकोला में बियर ले जा रही पिकअप वैन पलट गई थी। इस हादसे में ड्राइवर और असिस्टेंट को भी चोट लगी, लेकिन लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाने की जगह हाथ में बियर पकड़ना ज्यादा बेहतर समझा। हालात ऐसे हो गए कि सड़क पर बियर लूटने वालों ने जाम लगा दिया। हर कोई बस किसी तरह से ज्यादा बोतलें और कैन उठाने में जुटा था। जो आगे हैं वो पीछे जाने को तैयार नहीं और जो पीछे खड़े हैं उनके अंदर आगे जाने की बेकरारी है। कुछ लोग तो गिरी हुई पिकअप वैन पर ही चढ़ गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बियर की सभी पेटियां उठ चुकी थी और वहां पड़ी थी सिर्फ गिरी हुई पिकअप वैन और बियर की खाली टूटी फूटी बोतलें। सोचिए, जिस जगह पर लोगों को एक्सीडेंट के बाद मदद के लिए आगे आना चाहिए था, बियर के लालच में लोग मानवता को भी शायद घोल कर पी गए।